हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुल 4 उपन्यासों की रचना की है। बाणभट्ट की आत्मकथा सन 1946, चारू चंद्रलेख 1963, पुनर्नवा 1973 तथा अनाम दास का पोता 1976। आचार्य द्विवेदी के उपन्यासकार के रूप में ख्याति का आधार स्तंभ है बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि बाणभट्ट को केंद्रीय पात्र बनाकर बाणभट्ट की आत्मकथा के रूप में रचित उपन्यास है। इस उपन्यास में 7वीं शताब्दी के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का चित्रण हुआ है। इस उपन्यास में द्विवेदी जी ने अदृश्य प्रेम की गहन व्यंजना, प्रेम की संवेदना, उसकी उदात्तता के साथ ही तत्कालीन समाज के सामाजिक परिवेश के साथ ही ऐतिहासिक सत्य और तथ्य के साथ कल्पना के समुचित समन्वयन द्वारा वर्तमान के संदर्भों में भी चित्रित किया है। वर्तमान संदर्भों को ऐतिहासिक सत्य के साथ इतनी कुशलता पूर्वक अनुस्यूत किया है कि कथा की जीवंतता व युगीन परिवेश की सजीवता को कोई क्षति नहीं पहुंचती। 7वीं शताब्दी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रचित इस उपन्यास में 20वीं शताब्दी के सामाजिक संदर्भों का चित्रण कर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आधुनिक दृष्टि से अतीत के झरोखे से वर्तमान को देखने का सफल प्रयास किया है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध उपन्यास है। 1946 में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुआ। 1 सितंबर 2010 को राजकमल प्रकाशन ने इसे पुनः प्रकाशित किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाणभट्ट की कथा को आत्मकथा या जीवनी के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया है। बाणभट्ट की आत्मकथा के मुख्य पात्र हैं बाणभट्ट, जो कि इस उपन्यास का नायक है। भट्टिनी, ये देवपुत्र तुवर की कन्या है। निपुणिका भट्टिनी की सेविका है। भट्टिनी और निपुणिका ये दोनों बाणभट्ट के प्रति आकर्षित हैं। महामाया, ये महारानी राजश्री की सौत है। इसके अन्य पात्र हैं चारुस्मिता, आचार्यपाद, अघोर भैरव, विग्रह वर्मा, मदनश्री, कुमार कृष्णवर्धन, सुचरिता, वीरवती व्रज। बाणभट्ट की आत्मकथा के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। उपन्यास में हर्षकालीन राजनीतिक स्थितियों एवं अराजकताओं का वर्णन है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। मिस कैथराइन ऑस्ट्रिया से भारत भ्रमण पर आई थी। मिस कैथराइन ने शोन नदी के किनारे मिली पांडुलिपि को हजारी प्रसाद द्विवेदी को अनुवाद के लिए दिया था। उपन्यास इतिहास और कल्पना पर आधारित है। इसका कथानक 7 दिन का है। बाणभट्ट निपुणिका को न्यूनिया कहते थे। इनमें बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में स्त्री के 3 रूप मिलते हैं: प्रेमिका, सन्यासी और धर्मपत्नी। उपन्यास में प्रेम का उच्च कोटि का स्वरूप मिलता है। भट्टिनी देश की स्वतंत्रता का प्रतीक है। निपुणिका बाणभट्ट के साथ नाटक मंडली में अभिनय किया करती थी। महामाया के गुरु अघोर भैरव थे। बाणभट्ट की आत्मकथा में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेम के विविध रूपों का गहन किंतु उदात्त रूप का चित्रण किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने स्वयं लिखा है कि कादम्बरी में प्रेम की अभिव्यक्ति में एक प्रकार की दृश्य भावना है, परंतु इस कथा में सर्वत्र प्रेम की व्यंजना गूढ़ और अदृश्य भाव से प्रकट हुई है। ऐसा जान पड़ता है कि एक स्त्री जनोचित लज्जा सर्वत्र उस व्यक्ति में बाधा दे रही है। कथा का जिस ढंग से आरंभ हुआ है उसकी स्वाभाविक परिणति गूढ़ और अदृश्य प्रेम ही हो सकती है। फिर कादम्बरी में प्रेम के जिस शारीरिक विकारों का, अनुभवों का, हावों का, अत्यंत अलंकारों का अधिक प्राचुर्य है, उनके स्थान में कथा में मनोविकारों का, लज्जा का, अवहितता का, जड़िमा का अधिक प्राचुर्य है।
बाणभट्ट की आत्मकथा में अदृश्य प्रेम की ऐसी उदात्त व्यंजना हिंदी उपन्यास साहित्य में सर्वथा नहीं उद्भावना है। बाणभट्ट की आत्मकथा में प्रेम दैहिक न होकर उदात्त प्रेम है। उपन्यासकार व्यापक संदर्भों में मानव मात्र के प्रति प्रेम के रूप में इस नरलोक से किन्नर लोक तक एक ही रागात्मक हृदय की व्याप्ति को सांसारिक धरातल पर उतारकर लोक मंगल का आकांक्षी है। बाणभट्ट की आत्मकथा में चित्रित प्रेम का वैशिष्ट्य यह है कि रागात्मक हृदय होने के बाद भी उपन्यास का कोई भी पात्र उसको प्रकट नहीं करता, क्योंकि इसी अदृश्य में उनके प्रेम की मर्यादा है। प्रेम की जैसी अभिव्यक्ति और जैसा उदार चित्रण बाणभट्ट की आत्मकथा में हुआ है, वैसी प्रेम भक्ति और प्रेम चित्रण हिंदी उपन्यास साहित्य में अद्वितीय है। स्त्री शोषण के विभिन्न आयाम। इस उपन्यास में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्त्री अपहरण की समस्या का विश्वसनीय चित्रण किया है। भट्टनी प्रतापी राजा देवपुत्र तुवर मिलिंद की पुत्री चंद्रदिधि है। भट्टनी को अपहृत चित्रित कर द्विवेदी जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि बेटी चाहे तुवर मिलिंद जैसे प्रतापी राजा की हो या सामान्य व्यक्ति की, शोषण का शिकार होती ही है। महामाया भी अपहृता कन्या थी, जिसका धूर्तों ने सम्राट गृहवर्मा से विवाह करवा दिया। अपहृत होने से पहले ही उनका वाग्दान हो चुका था। तत्कालीन समाज में नगर वधू अथवा गणिका परंपरा पुरुष प्रधान समाज में नारी शोषण का एक बड़ा उदाहरण है। द्विवेदी जी ने सुचरिता और निपुणिका के माध्यम से भारतीय समाज की बाल विवाह प्रथा का भी चित्रण किया है। निपुणिका के माध्यम से द्विवेदी जी ने विधवा समस्या का भी चित्रण किया है। स्त्री शोषण के विभिन्न आयामों का चित्रण करते हुए द्विवेदी जी दिखाते हैं कि स्त्री होना ही नारी के सब अनर्थों की जड़ है। इसकी भाषा शैली। बाणभट्ट की आत्मकथा की भाषा संस्कृत के तत्सम प्रधान किंतु क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से निर्मित हुई है। ये भाषा सामान्य पाठकों के लिए सहज बोधगम्य नहीं है, किंतु इतिहास प्रसिद्ध संस्कृत के प्रख्यात कवि बाणभट्ट की आत्मकथा और युगीन ऐतिहासिकता के यथार्थ को संपूरित करने के लिए ऐसी ही संस्कृत निष्ठ भाषा उपन्यास की मांग थी, जिसे द्विवेदी जी ने औपन्यासिक धरातल पर मूर्तमान किया है। भाषा में प्रवाह के साथ ही अलंकरण की प्रवृत्ति भी है। जहाँ कहीं बाणभट्ट अपने विषय में कुछ बताता है, वहाँ भाषा तत्सम शब्दों में निर्मित सहज, सरल और छोटे वाक्यों वाली है, जिनमें प्रचलित देशीय शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। जहाँ कहीं उपन्यासकार प्रकृति, नारी सौंदर्य आदि का वर्णन करता है, वह भाषा अलंकारिक, क्लिष्ट, संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली से निर्मित लंबे वाक्यों वाली, कुछ बोझिल सी और कहीं काव्यात्मक सी हो गई है। बाणभट्ट के ही अवलोकन बिंदु से उपन्यास प्रस्तुत किया गया है। वही उपन्यास में कथक की भूमि में है। कथा बहुत कुछ आजकल की डायरी शैली में लिखी गई है। इस उपन्यास के कुछ कथन है, चले देखते हैं। भैरवी का कथन है, राजाओं का भरोसा करना प्रमाद है, राजपुत्रों की सेनाओं का मुंह ताकना कायरता है, आत्मरक्षा का भार किसी एक जाति पर छोड़ना मूर्खता है। बाणभट्ट का कथन है, साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुलभ्रष्टा माना जाता है, उनमें एक दैवी शक्ति भी होती है। ये बात लोग भूल जाते हैं, पर मैं नहीं भूलता। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। ये अगला कथन भी बाणभट्ट का ही है। सामान्य मनुष्य जिस कार्य हेतु लांछित होता है, उसी कार्य के लिए बड़े बड़े लोग सम्मानित होते हैं। आगे बाणभट्ट का अगला कथन है, किसी से नहीं डरना, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। महामाया का कथन है, स्त्री प्रकृति है, वश उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है।